आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाख की खेती, कल्टीवेशन ऑफ लैक। लाख की खेती एक जटिल प्रक्रिया है, अतः कृषकों को संरोपण, वृंदन, काल तथा लाख एकत्र करने के विषय में संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। संरोपण, इनोकुलेशन। लाख के उत्पादन में पहला चरण लाख कीट का संरोपण है। संरोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तरुण कीट अपने पोषक पौधे पर भली भांति व्यवस्थित हो जाता है। संरोपण दो प्रकार का होता है। पहला, प्राकृतिक संरोपण। प्राकृतिक रूप से ये या अपने सामान्य क्रम में संरोपण एक सरल तथा सामान्य प्रक्रिया है जो निम्फ के वृंदन के समय होती है। वृंदन के समय निम्फ उसी पोषक पौधे पर दोबारा आक्रमण करते हैं तथा टहनियों का रस चूसना शुरू कर देते हैं। प्राकृतिक संरोपण में कुछ कमियां होती हैं जो इस प्रकार है। अपूर्ण पोषण, कुपोषण। लाख कीट के मुखांक छेदक व चूसक प्रकार के होते हैं जिनकी सहायता से ये रसीली शाखाओं में छेद करके कोशा का रस चूसना शुरू कर देते हैं। यदि उसी पोषक पौधे की शाखाओं का रस वृंदन के पश्चात दूसरी पीढ़ी के निम्बी चूसने लगते हैं तब पोषक पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इस अवस्था में लाख कीट को उसी पोषक पौधे से पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण लाख कीट का विकास भली भांति नहीं हो पाता, जिस कारण लाख के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनियमित संरोपण। प्राकृतिक संरोपण में कीटों का समान रूप में संरोपण निश्चित नहीं हो पाता। यदि संरोपण नियमित व एक समान न हो तो लाख का अच्छा उत्पादन संभव नहीं है। तीसरा, प्रतिकूल जलवायु। वृंदन के समय अनेक कारक जैसे सूर्य की तीव्र धूप, अधिक वर्षा, वायु आदि निम्फ का उचित संरोपण प्रभावित करते हैं। ये प्राकृतिक जलवायुगत कारक पोषक पौधे पर भी प्रभाव डालते हैं, जिस कारण संरोपण बीच बीच में बाधित हो जाता है। इसके फलस्वरूप लाख की फसल का नियमित उत्पादन भी बाधित हो जाता है। चौथा, परजीवी तथा परभक्षियों की वृद्धि। लाख कीट के कुछ शत्रु हैं जो इसके परजीवी परभक्षी होते हैं। यदि लाख की उपज ठीक समय पर प्राप्त नहीं कर ली जाती तथा लाख को उसी शाखा पर रहने दिया जाता है तो लाख के कीट परजीवी परभक्षियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है, जिससे लाख कीट की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती। इस प्रकार प्राकृतिक संरोपण की कमियों को देखते हुए प्राकृतिक संरोपण विधि द्वारा लाख उत्पादन न करके संरोपण के लिए कुछ कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम संरोपण, आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। कृत्रिम संरोपण मुख्यतः इसलिए किया जाता है ताकि प्राकृतिक संरोपण से होने वाली सारी कमियां दूर की जा सके। इस विधि में सबसे पहले जनवरी या जून में पोषक पौधे की कटाई छटाई की जाती है। वे टहनियाँ जिन पर निम्फ वृंदन करने वाले होते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई तक काट ली जाती हैं। ये कटे हुए टुकड़े नए पोषक वृक्ष पर स्थान स्थान पर शाखाओं को ठीक से स्पर्श कराते हुए बांध दिए जाते हैं, जिससे निम्फ के अभिगमन के समय टहनियों के बीच में स्थान न रहे। वृंदन हो जाने के पश्चात ये टहनियाँ हटा दी जाती हैं। कृत्रिम संरोपण के लिए निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह शाखाएं जिन्हें नए पेड़ पर बांधना है उन पर पर्याप्त मात्रा में निम्फ या अंडे हो। यह भी संभावना है कि बहुत सी शाखाओं पर वृंदन हो चुका हो, अतः ऐसी शाखाओं से संरोपण सफल नहीं होगा। द्वितीय, वह शाखाएं जिनका प्रयोग संरोपण के लिए करना है उन पर कोई परजीवी या परभक्षी नहीं होना चाहिए। तृतीय, शाखाओं पर उपस्थित अंडे या निम्फ स्वस्थ हो तथा वृंदन शीघ्र ही शुरू करने वाले हो, अन्यथा संरोपण के लिए अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चौथा, एक समान संरोपण के लिए 3 से 4 शाखाओं का प्रयोग करना चाहिए। फिफ्थ, समय समय पर पोषक पौधे बदलते रहना चाहिए जिससे निम्फ को पर्याप्त पोषण मिल सके। ये कीट बहुत छोटे होते हैं और यदि अधिक दूरी तक चलते हैं तब इनके निम्फ की मृत्यु दर बढ़ जाती है। अतः शाखाओं के एक दूसरे से स्पर्श करते रहने से वृंदन के समय निम्फ को अधिक दूरी तक नहीं चलना पड़ता और वे सुरक्षित रूप से नए पोषक पौधे पर स्थिर हो जाते हैं। संरोपण काल, इनोकुलेशन पीरियड। भारत में लाख की रंगीनी व कुसमी दो प्रकार की फसलें वर्ष भर में उगाई जाती है। रंगीनी फसल कार्तिकी तथा बैसाखी दो प्रकार की होती है जो कम से कार्तिकी तथा बैसाखी प्रकार का लाख उत्पादन करती है। कुसुमी फल भी अघनी तथा जेठी दो प्रकार की होती है जो कम से अघनी व जेठी प्रकार का लाख उत्पादन करती है। इस प्रकार इन चारों फसलों के लिए संरोपण काल भिन्न भिन्न होता है। कार्तिकी, वैसाखी, अघनी, जेठी फसलों के लिए क्रम से जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर,
जुलाई तथा जनवरी से फरवरी माह प्रस्तावित किए गए हैं। यदि लगातार चारों फसलें बोई जाए तो पौधों को विश्राम नहीं मिल पाएगा तथा लाख का उत्पादन कम होगा। वृंदन, स्वर्मिंग, यह लाख कीट के जीवन चक्र की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अतः लाख का उत्पादन करने वाले को वृंदन की तिथि का सही ज्ञान होना आवश्यक है। वृंदन के समय निम्फ के गूदा भाग की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। अब पेशियों में संकुचन होता है तथा कीट जुड़ने के स्थान से अलग हो जाता है। इस प्रकार यह खोखली गुहा छोड़ता है जो बाद में लाख से ढक जाती है। जब इन अंडों का स्फुटन हो जाता है तो ये नारंगी रंग के हो जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वृंदन हो गया है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति कई बार के अनुभव से अंडों का रंग देखकर वृंदन की बिल्कुल सही तिथि का ज्ञान कर सकता है। लाख की उत्पत्ति। तैयार लाख को पोषक पौधे से प्राप्त करने को उपज की प्राप्ति कहते हैं। सामान्य व्यवहार में यह दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। अपरिपक्व उपज प्राप्ति, वृंदन से पहले लाख प्राप्त कर लेने को अपरिपक्व उपज की प्राप्ति कहते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त लाख को एरी लैक कहते हैं। परिपक्व उपज प्राप्ति, वृंदन के पश्चात फसल एकत्र करने को परिपक्व उपज की प्राप्ति कहते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त लाख को परिपक्व लाख कहते हैं। वृंदन से पहले लाख एकत्र करने की विधि में कुछ कमियां हैं। इस विधि में लाख एकत्र करते समय कुछ कीट भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे कीटों की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। अतः अंत में उत्पादक को आर्थिक हानि होती है। पलाश लाख, रंगीनी लाख में पाया गया है कि एरी लाख का उत्पादन अधिक होता है। अतः केवल पलाश लाख के लिए एरी लाख प्राप्त करने को कहा जाता है। अन्य दूसरे सभी लाखों में अपरिपक्व उपज की प्राप्ति से बचना चाहिए। यह भी पाया गया है कि ठंडे भागों में परिपक्व फसल से ही उत्तम प्रकार का लाख प्राप्त होता है। उपज प्राप्ति काल, लाख की अलग अलग फसलों को एकत्र करने के लिए समय भिन्न होते हैं तथा ये फसल के संरोपण के अनुसार होते हैं। कार्तिक की फसल अक्टूबर से नवंबर तक प्राप्त की जाती है, जबकि बैसाखी फसल की प्राप्ति मई व जून में की जाती है। दूसरी फसलें जैसे अगहनी, जेठी क्रम से जनवरी से फरवरी तथा जून से जुलाई तक प्राप्त की जाती है।